गैब्रियन किम ये सिर्फ एक नाम नहीं, ये एक एरा था। एक ऐसा एरा जिसके बारे में आज भी लुकिज्म के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं। और जब भी प्रीजेन का नाम आता है तो सबसे पहले जिस आदमी का चेहरा दिमाग में आता है वो है गैब्रियन किम। लेकिन सवाल ये है, आखिर गैब्रियन किम था कौन और वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इस बात को समझने के लिए हमें पहले प्रीजेन को समझना पड़ेगा। आज लुकिज्म में हम गन गो, जेम्स ली और डैनियल जैसे मॉन्स्टर को देखते हैं, लेकिन उनसे भी पहले एक जनरेशन थी, एक ऐसी जनरेशन जहाँ हर गली में मॉन्स्टर पैदा होते थे। एक ऐसी जनरेशन जहाँ सर्वाइवल ही सबसे बड़ा चैलेंज था। और इसी जनरेशन को कहा जाता है प्री जनरेशन। ये वो टाइम था जब कोरिया के अलग अलग एरियाज़ में पावरफुल गैंग्स और फाइटर्स अपने डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर रहे थे। हर कोई किंग बनना चाहता था, हर कोई टॉप पर पहुंचना चाहता था। लेकिन इस माहौल के बीच एक आदमी ऐसा था जो बाकी सबसे अलग निकला, गैब्रियन किम। उसने सिर्फ फाइट्स नहीं जीतनी, उसने लोगों को दिल जीते। और शायद यही वजह थी कि वो बाकी सबसे अलग था, क्योंकि लुकिज्म की दुनिया में स्ट्रेंथ सिर्फ पंचेस से नहीं आती, कभी कभी स्ट्रेंथ लोगों को अपने साथ लेकर चलने से भी आती है। और गैब्रियन इस चीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल था। आज हम जिन लेजेंड्स को मॉन्स्टर मानते हैं, कभी वो भी गैब्रियन के साथ खड़े थे। टॉम ली, जिंग पार्क, चार्ल्स चोई, ये कोई नॉर्मल लोग नहीं थे। हर एक अपने आप में एक आर्मी था। ऐसे लोग जो अकेले पूरी क्रूज को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। लेकिन फिर भी ये सब एक ही बैनर के नीचे आए, गैब्रियन किम के बैनर के नीचे। और यही चीज़ गैब्रियन को डेंजरस बनाती है। अगर एक स्ट्रॉन्ग आदमी पावरफुल हो तो वो खुद खतरा है, लेकिन अगर एक आदमी दूसरे पावरफुल लोगों को अपने साथ जोड़ ले तो वो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाता है। और गैब्रियन किम एग्जैक्टली वही था, एक लीडर, एक सिंबल, एक किंग। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है, जब भी पुरानी जनरेशन के लोग गैब्रियन को याद करते हैं तो वो सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ की बात नहीं करते हैं, वो उसकी पर्सनैलिटी की बात करते हैं, उसके कन्विक्शन की बात करते हैं, उसके इन्फ्लुएंस की बात करते हैं। जैसे उसमें कोई ऐसी क्वालिटी थी जो दूसरों में नहीं थी, जैसे वो सिर्फ गैंग लीडर नहीं बल्कि कुछ और था। और शायद इसी वजह से उसकी लेगेसी आज तक जिंदा है। लेकिन जितना हम गैब्रियन के राइज के बारे में जानते हैं उतना ही कम हम उसके डाउनफॉल के बारे में जानते हैं, क्योंकि एक वक्त ऐसा आया जब प्रीजेन का ये किंग अचानक हिस्ट्री बन गया। और उसकी डेथ के बारे में शुरू हुई लुकिज्म की सबसे बड़ी मिस्ट्री। आखिर गैब्रियन किम के साथ हुआ क्या था, और क्या उसकी डेथ वाकई एक नॉर्मल मर्डर थी या फिर उसके पीछे कुछ और ज़्यादा डार्क था। लेकिन उस मिस्ट्री तक पहुंचने से पहले हमें एक और चीज़ समझनी होगी, आखिर गैब्रियन किम इतना स्पेशल क्यों था। क्योंकि अगर हम सिर्फ स्ट्रेंथ की बात, तो लुकिज्म में स्ट्रॉन्ग लोगों की कभी कमी नहीं है। हर जनरेशन में मॉन्स्टर पैदा हुए। आज के टाइम में गन गो, जेम्स ली और यूआई डैनियल है, और पास्ट में भी टॉम ली, इलाइट और जिनियंग जैसे मॉन्स्टर मौजूद थे। लेकिन फिर भी जब प्रीजेन की बात होती है तो किंग सिर्फ एक ही नाम को क्यों कहा जाता है, गैब्रियन किम। और मुझे नहीं लगता कि इसका रीज़न सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ थी। मेरे हिसाब से गैब्रियन की सबसे बड़ी पावरफुल उसका कन्विक्शन था। अगर तुम लुकिज्म के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर को देखो तो लगभग सबके पास कोई ना कोई पर्सनल गोल था। किसी को पावर चाहिए थी, किसी को मनी, किसी को कंट्रोल। लेकिन गैब्रियन के आसपास जो इमेज बनाई गई थी, उसे लगता है कि वो लोगों के लिए लड़ता था, और यही चीज़ उसे अलग बनाती है। एक फाइटर लोगों को इम्प्रेस कर सकता है, लेकिन एक लीडर लोगों को इंस्पायर करता है, और गैब्रियन किम लोगों को इंस्पायर करता था। सोचो, टॉम ली जैसा आदमी जो आज भी एक वॉकिंग मॉन्स्टर माना जाता है, जिंग पार्क जैसा आदमी, इलाइट जैसा मास्टरमाइंड, ये सब किसी वीक आदमी के पीछे नहीं चल सकते थे। इन लोगों के पास ऑलरेडी टैलेंट था, ऑलरेडी स्ट्रेंथ थी, फिर भी ये गैब्रियन के साथ खड़े रहे। इसका मतलब कुछ तो ऐसा था जो बाकी सब में नहीं था, और शायद वही चीज़ थी जिसने गैब्रियन को किंग बनाया। लेकिन यहीं से एक और इंटरेस्टिंग सवाल पैदा होता है, अगर गैब्रियन किम इतना परफेक्ट लीडर था तो उसकी टीम टूट क्यों गई? आखिर क्यों प्रीजेन के लेजेंड्स अलग अलग रास्ते पर चले गए? क्यों जिनियंग टूट गया? क्यों इलाइट बदल गया? क्यों पूरी जनरेशन बिखर गई? क्योंकि हिस्ट्री हमें सिर्फ रिजल्ट बताती है, प्रोसेस नहीं। हम सब जानते हैं प्रीजेन ख़त्म हो गई, लेकिन हम नहीं जानते कि अंदर से क्या चल रहा था। और मुझे लगता है कि यही लुकिज्म की सबसे डार्क पॉसिबिलिटी छुपी हुई है। क्या अगर गैब्रियन के आसपास सब उतना परफेक्ट था ही नहीं जितना दिखाया जाता है? क्या अगर उसकी क्रू के अंदर ही पावर स्ट्रगल चल रहा था? क्या अगर कुछ लोग उसे रिस्पेक्ट करते थे लेकिन कुछ लोग उसकी पोजीशन चाहते थे? क्योंकि जब भी किसी ग्रुप में पावर होती है वहाँ एम्बिशन भी होती है, और जहाँ एम्बिशन होती है वहाँ बेट्रेयल भी होता है। और अगर लुकिज्म के हिस्ट्री को देखा जाए तो बेट्रेयल कोई नई चीज़ नहीं है। हर जनरेशन में किसी न किसी को यूज़ किया गया है,
किसी ने किसी को मैनिपुलेट किया और किसी ने किसी को सेक्रीफाइस किया। क्या गारंटी है कि गैब्रियल के सबसे करीबी लोग उसके हमेशा लॉयल थे, या फिर उसका डाउनफॉल उसकी दुश्मनों ने नहीं बल्कि उसके अपनों ने लिखा था। और जब हम प्री-जेन का एंड को देखते हैं तो एक नाम धीरे धीरे सामने आना शुरू होता है, एक ऐसा नाम जो आज भी लुकिज्म के सबसे डेंजरस कैरेक्टर में गिना जाता है। वही जेम्स ली जिसके राइज के बाद पूरी पावर स्ट्रक्चर बदल गई। वही जेम्स ली जिसका नाम गैब्रियल किम की डेथ के साथ बार बार जोड़ा जाता है। और यहीं से शुरू होती है वो मिस्ट्री जिसने सालों से फैंस को डिवाइड करके रखा हुआ है। क्या जेम्स ली ने सिर्फ एक आदमी को मारा था या फिर उसने पूरे एक एरा को खत्म कर दिया था? तो सबसे पहला सवाल, उसे किसने मारा था? लेकिन शायद ये गलत सवाल है। असली सवाल ये होना चाहिए, उसे मारना क्यों जरूरी था? सोचो, प्री-जेन का किंग, एक ऐसा आदमी जिसके साथ टॉम ली, जिनयूंग, लिलाइट और दूसरे मॉन्स्टर खड़े थे। ऐसा आदमी जो सालों तक टॉप पर रहा। ऐसा आदमी अचानक कैसे गायब हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि ये किसी गुस्से में हुई फाइट थी। मुझे नहीं लगता कि ये एक रैंडम मर्डर था, क्योंकि उस रात सिर्फ एक आदमी नहीं मरा था, उस रात बेखो क्वान भी मरा था। और जब एक ही दिन में 2 लेजेंड्स खत्म हो जाए तो वो कोइंसिडेंस नहीं लगता, वो प्लानिंग लगती है। और जितना ज़्यादा मैं इस इंसिडेंट के बारे में सोचता हूँ उतना ही मुझे लगता है कि किसी ने सिर्फ गैब्रियल को नहीं मारा, किसी ने पूरे एक एरा को ख़त्म कर दिया। क्योंकि कभी कभी किसी किंगडम को गिराने के लिए हर सोल्जर को नहीं मरना पड़ता, सिर्फ किंग को गिरा दो, बाकी सब कुछ टूटने लग जाते हैं। और शायद यही प्री-जेन के साथ हुआ। गैब्रियल गिरा और उसके सारे दोस्त बिखर गए, जिनयूंग टूट गया, टॉम ली अपने रास्ते चला गया, पुरानी जनरेशन की यूनिटी ख़त्म हो गई, जैसे किसी ने सीधा दिल पर वार किया हो। और इसी पॉइंट पर जेम्स ली का नाम सामने आता है, एक ऐसा नाम जो आज भी लुकिज्म के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर में काउंट होता है, एक ऐसा नाम जिसके आने के बाद पूरा पावर बैलेंस बदल गया। लेकिन जितना डेंजरस जेम्स ली है उतना ही इंटरेस्टिंग एक और नाम है, इलाइट चार्ल्स चोई। क्योंकि स्ट्रेंथ से किंगडम जीता जा सकता है, लेकिन स्ट्रेटेजी से हिस्ट्री बदली जा सकती है। और इलाइट हमेशा ही स्ट्रेटेजी का आदमी रहा है। अब ज़रा सोचो, अगर किसी को नया एरा शुरू करना हो तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पुराने एरा को ख़त्म। और पुराने एरा का सबसे बड़ा सिंबल कौन था? गैब्रियल किंग। यही वजह है कि फैंस मानते हैं कि यह सिर्फ मर्डर नहीं था, यह पावर शिफ्ट था। ये एक कैलकुलेटेड मूव, एक ऐसा मूव जिसने पुरानी जनरेशन को हिस्ट्री बना दिया। और अगर ये सच है तो सोचने वाली बात यह है कि उस रात गैब्रियल को सिर्फ एनिमीज ने फेस नहीं किया होगा, उसने शायद बेट्रियल भी फेस किया होगा। क्योंकि दुनिया का सबसे डेंजरस अटैक वो नहीं होता जो सामने से आए, सबसे डेंजरस अटैक वो होता है जिसकी एक्सपेक्टेशन ही ना हो। और इसीलिए मुझे गैब्रियल की डेथ लुकिज्म के सबसे डार्क मोमेंट्स में से एक लगती है, क्योंकि हमने उस फाइट को देखा ही नहीं, हमने उसका लास्ट स्टैंड नहीं देखा, हमने उसके फाइनल वर्ड्स नहीं सुने, हमने सिर्फ रिजल्ट दिखाया गया। किंग मर चुका था, बेखो क्वान मर चुका था और प्री-जेन का सुनहरा दौर ख़त्म हो चुका था। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि कुछ लोग मरने के बाद भी दुनिया पर राज करते हैं। और गैब्रियल किम उन्हीं लोगों में से एक था। उसका शरीर ख़त्म हो गया लेकिन उसकी लेगेसी नहीं। और वही लेगेसी आज भी लुकिज्म के हर मेजर कैरेक्टर को इफेक्ट कर रही है, क्योंकि कुछ लोग अपनी ज़िंदगी से लेजेंड बनते हैं लेकिन कुछ लोग अपनी डेथ से। और गैब्रियल किम शायद दूसरी कैटेगरी में आता है। सोचो, साले बीत गए, प्री-जेन का हिस्ट्री बन गई, नए किंग्स आ गए, नए मॉन्स्टर पैदा हो गए, लेकिन फिर भी जब भी पुराने दौर की बात होती है गैब्रियल किम का नाम सामने आ ही जाता है, जैसे वो आदमी मारने के बाद भी कहानी को कंट्रोल कर रहा हो। सबसे पहला एग्जाम्पल है जेक किम। जेक को देखकर लोग अक्सर सिर्फ बिग डील का लीडर देखते हैं, लेकिन बहुत से लोग ये भूल जाते हैं कि उसके कंधों पर सिर्फ अपना नाम नहीं, अपने बाप की लेगेसी भी है। और जब तुम एक लेजेंड के बेटे होते हो तो तुम्हारी हर जीत कंपेयर होती है, हर हार कंपेयर होती है, हर डिसीजन कंपेयर होता है। जेक सिर्फ अपनी आइडेंटिटी नहीं ढूंढ रहा है, वो गैब्रियल किम के साए से बाहर निकलने की भी कोशिश कर रहा है। लेकिन सिर्फ जेक ही नहीं, जिनयूंग पार्क को देखो, एक वक्त का जीनियस, एक वक्त का मॉन्स्टर। आज भी उसकी लाइफ पर गैब्रियल का इन्फ्लुएंस दिखाई देता है, जैसे कुछ जख्म वक्त के साथ भरते नहीं, बस पुराने होते जाते हैं। और शायद इसी वजह से जब भी गैब्रियल का नाम आता है पुरानी जनरेशन के लोगों के रिएक्शन बदल जाते हैं, क्योंकि उनके लिए गैब्रियल सिर्फ एक लीडर नहीं था, वो एक पूरा दौर था, एक पूरा सपना था जो एक दिन अचानक ख़त्म हो गया।